हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन मैंने चैप्टर शुरू किया है, उसकी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है जिसमें मैंने आपको मतलब इक्विलिब्रियम समझा दिया, न्यूटन्स लॉ सभी समझा दिए हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम क्या करेंगे, ब्लॉक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ब्लॉक वाले क्वेश्चन करेंगे जो एक्चुअल में आपके क्या पूछे जाते हैं, मान लो 11th में भी पूछे जाते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई और नीट में भी ये वाले क्वेश्चन क्या है अच्छे तरीके से मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके क्या है जेईई या नीट में आए होंगे। ठीक है, तो उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक दो बात समझनी जरूरी है। वैसे तो ये मान लो जो मैं टॉपिक जो न्यूमेरिकल आज आपको करवाऊंगा इसका मैंने बेसिक पिछली वीडियो में मैं क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। उसमें मैंने आपको इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल अच्छे तरीके से समझाया, न्यूटन्स थर्ड लॉ अच्छे तरीके से समझाया, टाइप्स ऑफ फोर्सेस अच्छे तरीके से समझाया। अगर ये टॉपिक को अच्छे तरीके से सीखना है वो वाली वीडियो जरूर देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना, फिर आपको और अच्छे तरीके से चीजें क्या होंगी क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसे हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी क्या कहते हैं, डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो उसके बारे में लिखते हैं कि भाई क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो मान लो कैसे, मान लो इसको सॉल्व करना है, किसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, इसको एफबीडी भी कहते हैं। तो पहले तो इसकी बात करते हैं थोड़ी सी कि भाई क्या, तो जब भी आप किसी मान लो क्या है, जब भी आप मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लोगों ब्लॉक वाले, वहां पर हम ब्लॉक को क्या मानते हैं, एज ए पॉइंट क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट मानते हैं। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। जब भी आप ब्लॉक वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैंने वैसे आपको काइनेमेटिक में भी समझाया था कि जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या माना जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता था, मैंने बताया था कि भाई इसे मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ और ब्रेथ को हम लगभग क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। ना तो उसकी कुछ लेंथ को मानते हैं, ना ही उसकी ब्रेथ को हम क्या करते हैं, मानते हैं। हम मानते हैं कि वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो है ऐसा है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा है। एक्चुअल में आप ड्रॉ करोगे ऐसे है ना, ऐसे ब्लॉक बनाओगे, बट एक्चुअल में ये ब्लॉक का मान लो ब्लॉक हम कैसे मान के चलते हैं, इस ब्लॉक को हम ऐसा ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलो मान लो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने मान लो किसी भी मान लो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ब्लॉक होगा, उसे एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या करना है, अज्यूम करना है। तो लिख लो, मान लो सबसे पहले मान लो क्या है, मान लो ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लो हमने क्या करना है कि हमारे ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कर लेना है, कंसीडर कर लेना है। तो जब आपने उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, जैसे आपको डायग्राम में, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे साथ साथ में समझते जाते हैं। मान लो ऐसे आपको क्वेश्चन होगा, मान लो ये ब्लॉक है, मान लो इसका मान लो नीचे की तरफ क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, मान लो ये ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m। मान लो अब मान लो इस जब इसे मान लो उस न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, इसे हमने क्या मान लेना है, ऐसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कर लेना है, कंसीडर कर लेना है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, मान लो ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विद देयर डायरेक्शन, विद देयर डायरेक्शन। मान लो इस पर जितने भी फोर्सेस एक्ट करती होंगी वो सभी फोर्सेस क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ये दूसरा पॉइंट है। जैसे मान लो कि भाई आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करती है, सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ग्रेविटेशनल जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं वो एक्ट करती है, mg एक्ट करती है। और ऊपर की तरफ मान लो जैसे ये मान लो स्ट्रिंग से बंधा है, तो मैंने बताया था कि भाई जब भी स्ट्रिंग वाली फोर्स हो, जिस जगह से आपने स्ट्रिंग को मान लो फोर्स को ऑब्जर्व करना है, वहां पर आप खुद को बिठाओ, यहाँ पर आप खुद को बिठाओ, और जिस तरफ आप स्ट्रिंग को देखोगे उसी तरफ क्या होती है, स्ट्रिंग फोर्स होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंशनल फोर्स। तो सिंपल सी बात है, इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है जिसे हम mg कहेंगे, एक तरफ ऊपर को लग रही है जिसे हम क्या कहेंगे, t मतलब टेंशनल क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। तो यही लिखा है, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट विद देयर क्या होगा, डायरेक्शन होगा। मान लो ये पॉइंट मास मान लिया, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, इस पे जो भी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो सभी फोर्सेस को क्या करना है, शो करना है विद देयर डायरेक्शन। तो देखो ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, उसकी डायरेक्शन के अलोंग इसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो लास्ट क्या करना है, ठीक है, लास्ट मान लो पॉइंट क्या है, मान लो यूजेस न्यूटन्स लॉ, यूजेस न्यूटन्स
लॉ और इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, यूजेस न्यूटन लॉ और इक्विलिब्रियम कंडीशन टू सॉल्व ऑल द वेरिएबल। ठीक है, मतलब जितने भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर मास है, मान लो ग्रेविटी है या टी है, जो मान लो जो था, तो आपको क्या है, मान लो क्या है, वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ग्रेविटी तो आपको पता होता है, अगर मास टेंशनल फोर्स नहीं पता, इनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ। जो भी आपने पीछे न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं उनको यूज करके, या फिर मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके, मतलब जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम गिवन होगा, या मान लो क्या है, मान लो मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो वो न्यूटन्स लॉ या इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके उसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, जो भी आपको दिए। ठीक है, तो इसे ही फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं कि जब भी कभी मान लो आपके मान लो जब क्वेश्चन आए, उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, तो पहले तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है, फिर उस पर फोर्सेस ड्रॉ करनी है, जो भी फोर्सेस होंगे उनकी डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू, साथ के साथ लास्ट में क्या लगाने हैं, न्यूटन्स लॉ लगाने हैं, या क्या मान लो लगाना है, मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर गिवन होगी तो उसे क्या करना है, फिर उसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्या होगा, दिस कंडीशन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एफबीडी कहते हैं। तो चलो पहले तो आज हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा सा मैं इक्विलिब्रियम बारे में समझा देता हूं। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से इक्विलिब्रियम समझाया कि भाई कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि वो यूज होगा तो वो आपको आना क्या चाहिए, क्लियर आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो या फर्स्ट लॉ कह देते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया, और इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंडीशन होगी। ठीक है, तो क्या होता है इक्विलिब्रियम या न्यूटन क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है, उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सर हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो मतलब नेट फोर्स होने क्या होगा, किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो जब भी नेट फोर्स जीरो हो उसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, या न्यूटन क्या कहते हैं, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मतलब इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो होगी, जब नेट फोर्स किसी सिस्टम पर जीरो हो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो उस वक्त ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे होता है या फिर यूनिफॉर्म क्या कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है। ये बातें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई है। तो भाई यहां से क्या सीखना है कि भाई एफ नेट अगर जीरो होगा, तो एफ नेट अगर जीरो होगा तो इसका मतलब सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि सर एफ नेट जीरो का मतलब क्या, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया कि भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को अगर कंपोनेंट की टर्म में लिखें तो कंपोनेंट की टर्म में तीन डायरेक्शन में वेक्टर को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है वेक्टर को, सर मुझे पता है कि भाई सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन, तो एक्स कैप मतलब एफ एक्स का मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, आई कैप मतलब डायरेक्शन, मतलब आई कैप की डायरेक्शन, तो वेक्टर हो गया। प्लस दूसरा वाई डायरेक्शन में भी वेक्टर हो सकता है फोर्स, तो वाई डायरेक्शन में होगी तो एफ वाई, साथ में क्या आएगा जे कैप। तो फिर तीसरा क्या होगा, जेड डायरेक्शन में भी फोर्स हो सकती है तो एफ जेड, उसके साथ क्या आएगा के कैप। ऐसे वेक्टर को लिखा जा सकता है। एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल में हमारे मान लो क्या है, मान लो उसको तीन डायरेक्शन और तीन कंपोनेंट में लिखा जा सकता है। मैक्सिमम एफ एक्स आई कैप लिख दिया, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स और उसकी डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में फोर्स और उसकी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में फोर्स और उसकी डायरेक्शन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो मैक्सिमम वेक्टर को तीन डायरेक्शन में लिखा जा सकता है। तो सर जीरो को भी तो ऐसे लिखा जा सकता है, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। तो जीरो को हम लिख ही सकते हैं ऐसे। तो जब ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जीरो भी वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर हमने पढ़ा है, तो जीरो वेक्टर की क्या होती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, मतलब किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो हमने आई भी मान लिया, जे भी मान लिया, के भी मान लिया। तो मैंने वेक्टर में भी आपको बातें समझाई थी कि जब भी दो वेक्टर बराबर हो, उनका एक्स वाला कंपोनेंट एक्स के बराबर, वाई वाला कंपोनेंट वाई के बराबर, जेड वाला कंपोनेंट क्या होगा, जेड के बराबर। तो इसका मतलब एफ एक्स, मान लो एफ एक्स किसके बराबर, जीरो के बराबर, एफ वाई भी किसके बराबर, जीरो के बराबर, एफ जेड भी क्या होगा, जीरो के क्या होगा, बराबर होगा। तो एक्चुअल में एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स नेट, मतलब एफ एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगी वो भी जीरो के बराबर, वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगी वो भी जीरो के बराबर। तो एफ जेड का मतलब क्या है कि भाई जेड डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी, जीरो के क्या होगी, बराबर होगी। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि एक्चुअल में जब भी कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो इसका मतलब क्या, जो उस पर फोर्सेज एक्ट करती होंगी तीनों डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स में हो, चाहे वो वाई में हो, चाहे वो जेड में हो, उन तीनों का नेट क्या होगा, जीरो होगा। एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होगी, वाई डायरेक्शन
डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होगी, जेड डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। ये एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कंडीशन की क्या होती है, मतलब होता है। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। तो याद रखना है, जब भी नेट फोर्स जीरो या इक्विलिब्रियम में दिया कोई मान लो सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम में दिया है, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन की नेट फोर्स भी जीरो होगी, वाई डायरेक्शन की नेट फोर्स भी जीरो होगी, जेड डायरेक्शन की नेट फोर्स भी क्या होगी, उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट पर क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी यहां से कि भाई क्या इक्विलिब्रियम का क्या होता है, मतलब होता है। ठीक है, ये बात तो आपको फील हुआ होगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको समझ आ गई। उसके बाद मान लो कि भाई एक्चुअल में नेट का मतलब क्या होता है ना, मैं बोल रहा हूं कि भाई नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो मतलब एक्स में नेट जीरो, वाई में नेट जीरो, जेड में नेट जीरो, उसे ही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो पहले हम एक छोटे हल्के हल्के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं कि क्या मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होने का या इक्विलिब्रियम कंडीशन का। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं, फिर अच्छे क्वेश्चन की क्या करेंगे, बात करेंगे। आपको पहले दिमाग में क्लियर हो जाए कि नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो मान लो कि भाई अगर मैं पूछूं, है ना, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका क्या है, मान लो 2 किलोग्राम मास है, उसको इसकी तरफ कितनी फोर्स लग रही है, 5 न्यूटन, इस तरफ कितनी लग रही है, मान लो 5 न्यूटन क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई इज दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो मुझे बताओ कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो आपका आंसर होगा कि सर इक्विलिब्रियम में तो वो बॉडी होती है जिसपे नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। तो फिर नेट फोर्स क्या होता था, मैंने पीछे भी आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया था। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी फोर्सेज एक्ट कर रही है, मान लो इस बॉडी पर जो भी फोर्सेज एक्ट कर रही है, तो कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही है, सर एक इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, एक इस डायरेक्शन में, दो ही फोर्सेज एक्ट कर रही है। तो एक को हम F1 लिख लेते हैं, एक को F2 लिख लेते हैं। तो फिर इसका मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो। तो नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, उस पर जो भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उनका सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी वो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो करके देखते हैं। तो सर नेट फोर्स क्या बने, मान लो F1 वेक्टर की वैल्यू क्या, तो F1 मतलब इसको मान लेते हैं, इसको F1 कह देते हैं, इसको F2 कह देते हैं। तो मुझे पता है सर इस डायरेक्शन की फोर्स कितनी है, 5 है, तो इसको 5 लिख लेते हैं, 5 न्यूटन लिख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे को पता है सर F2, तो ध्यान से देखो, मेरे को पता है कि भाई हम जब भी कभी वेक्टर की बात करते हैं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, दूसरी डायरेक्शन को उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या मानते हैं, नेगेटिव। तो मेरे को पता है कि सर इधर को मान लो हम जा रहे हैं, तो इधर को इधर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो उसके विद रिस्पेक्ट टू ये क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो 5 न्यूटन होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर जो 5 न्यूटन होगा वो नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन, वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करती है ना। डायरेक्शन मतलब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन, फिर इसका बाद इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन। तो सर मैग्नीट्यूड तो इसका भी 5 ही है, बट डायरेक्शन क्या है, माइनस है। तो सिंपल सी बात है, माइनस मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू उल्टी है, तो माइनस हो गया। तो इसका मतलब F नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, मान लो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भाई वेक्टर, जब भी वेक्टर क्या हो, मान लो या तो सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उसे डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, सेम देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है दोनों, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे डायरेक्टली प्लस माइनस किया जा सकता है। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, F नेट जीरो। तो आपका आंसर क्या होगा, सर ये वाला सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या है, सिस्टम है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इसका मतलब जब आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हो, यहां से क्या समझना है, जब आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हो, जैसे मैं कहता कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए था कि भाई इधर वाली जो फोर्स होगी और इधर वाली जो फोर्स होगी वो हमेशा क्या होगी, आपके मान लो इक्वल होगी। इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो यहां से क्या समझा, ये तो मैंने यहां से आपको एग्जांपल से समझाया। अगर जनरली बात करते, मान लो 2 किलोग्राम का मास है, तो मैं कहता कि भाई 2 किलोग्राम का मास किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। ये 2 किलोग्राम का मास क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए था, इस पर मान लो 2 डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। मान लो एक यहां पर फोर्स लग रही है, एक यहां पर, मान लो यहां पर फोर्स लग रही है। तो मैं पूछता कि भाई ये अगर इक्विलिब्रियम में है, तो आपका आंसर होना था सर जो F1 वेक्टर है और F2 वेक्टर है, ये क्या होगा, एक दूसरे का ना। F1 वेक्टर जो होता है, मान लो वो है ना, F1 वेक्टर हो गया, F2 वेक्टर इक्वल का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो मैं तो डायरेक्शन की बात ही नहीं करूंगा,
मेरे को पता है कि जब भी कभी कोई पार्टिकल, जैसे ये 2 किलोग्राम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस डायरेक्शन की फोर्स और इस डायरेक्शन की फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो वैल्यू बराबर का मतलब F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने बताया कि जो माइनस साइन होता है वो किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं फिर माइनस साइन ही लगाते, तो सिंपल सी बात है दोनों डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 होगा। तो जब भी कभी कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट आपको इक्विलिब्रियम में दिया हो, इसका मतलब क्या कि इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या है मतलब है। ठीक है, तो ये तो मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम मैंने अभी आपको समझाया कि अगर सभी डायरेक्शन में फोर्स हो, एक्स में भी हो, वाई में भी हो, जेड में भी हो, तो इक्विलिब्रियम का मतलब यहां से क्या समझ आता है कि भाई एक्स में एक डायरेक्शन में जो फोर्स होगी दूसरी डायरेक्शन में भी उतनी ही फोर्स होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। दूसरा, अगर वाई डायरेक्शन में भी फोर्स होगी तो वाई डायरेक्शन की फोर्सेस भी ऐसे ही होगी, ऊपर की जो डायरेक्शन में फोर्स होगी और नीचे की जो डायरेक्शन में फोर्स होगी उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। तभी पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, या ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। तो जेड डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स होगी, दूसरी उसकी उल्टी जेड डायरेक्शन में जो फोर्स होगी उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बराबर। तो इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो बात आपको समझ आई होगी यहां से कि जब भी कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो इसका मतलब दो ऑपोजिट, मतलब अगर एक्स और माइनस एक्स डायरेक्शन है ना, इसे हम एक्स कहते हैं, इसे माइनस एक्स, एक्स और माइनस एक्स के जो भी डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। अगर वाई में होता तो वाई डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन की फोर्सेस क्या होनी थी, बराबर होनी थी, उनका मैग्नीट्यूड क्या होना था, बराबर। अगर जेड की में बात होती तो जेड डायरेक्शन और नेगेटिव जेड डायरेक्शन के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना था, बराबर होना था। ठीक है, तो बाकी एक दो और क्वेश्चन करो, फिर आपको बातें थोड़ी सी और समझ आएंगी कि इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मतलब क्या होता है। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मान लो जनरली आप बताना है जल्दी जल्दी ना। मान लो मैं 2 किलोग्राम का मास मान लेता हूं। मान लो मैं कहता हूं कि इधर 5 न्यूटन फोर्स है, इधर 10 न्यूटन फोर्स है, इधर मान लो 7 न्यूटन फोर्स है, इधर आपकी 8 न्यूटन फोर्स है। तो बताओ ये सिस्टम है ना, इधर कोई फोर्स नहीं है। जहां पर फोर्स नहीं दिखाई जाती इसका मतलब उधर कोई फोर्स नहीं होती। कि बताओ ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो आपका आंसर होगा सर अगर एफ नेट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम होगा। तो नेट का मतलब क्या होता है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगी और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगी उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर। तो मेरे को पता है सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस, सर जब भी सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर हो उन सीधा प्लस किया जा सकता है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन सी है, 10 + 5 हो गया। तो इसका मतलब इनका सम किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो ये कौन सा है सर, 8 प्लस कितना हो गया 7। तो सिंपल सी बात है सर, न्यूटन न्यूटन लगा लो, लगाना है तो इसका मतलब 15 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 न्यूटन। अगर दोनों डायरेक्शन की है ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस अगर मतलब बराबर होंगे तो इसका मतलब से पार्टिकल क्या होगा या ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। अभी मैंने समझाया। तो इसका मतलब सर दोनों फोर्सेस बराबर है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होगी, 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। ऐसे तो सर ऐसा तो चलो एक्स में किया है, वाई में भी हो सकता है। हाँ वाई में भी हो सकता है। अगर मान लो बोलूं कि भाई 2 किलोग्राम, बोलूं कि भाई इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, इधर मान लो 3 न्यूटन फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन क्या लग रही है, फोर्स। तो बताओ कि भाई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ये वाला ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। तो आपका आंसर होगा सर ये ऑब्जेक्ट फिर से इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि मान लो जिस डायरेक्शन है, जो भी डायरेक्शन में फोर्सेस गिवन हो उसकी उस डायरेक्शन में जो फोर्स होगी और नीचे डायरेक्शन में जो फोर्स होगी, ऊपर डायरेक्शन में जितनी भी फोर्स होगी उनका सम, नीचे डायरेक्शन में जितनी भी फोर्स होगी उनका सम हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो नेट फोर्स क्या होगी, 0। तो नेट फोर्स 0 मतलब पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में। ध्यान से देखो ऊपर की डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन है ऊपर की डायरेक्शन में। इक्वल टू किसके होना चाहिए, नीचे की डायरेक्शन की फोर्स को। तो नीचे तो एक ही फोर्स है, 8 न्यूटन है। तो इसका मतलब 5 और 3 क्या हो गया, 8 न्यूटन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर। तो इसका मतलब क्या, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो उल्टा भी सही है, अगर आपको पार्टिकल इक्विलिब्रियम में दिया हो तो इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि जब भी ऊपर की जो डायरेक्शन की फोर्स होगी वो नीचे की डायरेक्शन की जितनी भी फोर्सेस होंगे उन दोनों की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड का वैल्यू
वैल्यू क्या होगी, या मैग्नीट्यूड की मतलब जो भी सम करके आंसर आएगा ऊपर वाली फोर्सेस का, सम करके नीचे वाली फोर्सेस का वैल्यू आएगी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे अगर पार्टिकल क्या हो, इक्विलिब्रियम में। तो मैं तो आपको पूछ रहा हूं कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो आपका आंसर होगा सर इक्विलिब्रियम में ही है। तो अगर इक्विलिब्रियम में हो तो यहां से ये समझ आ रहा है कि ऊपर की तरफ जितनी फोर्सेस होंगे, नीचे की तरफ जितनी फोर्सेस होंगे, उन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर बराबर होगी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम। इधर से भी यही समझ आ रहा है, इस डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस होंगे, इस डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस होंगे, उन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका मतलब पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में। तभी तो नेट फोर्स जीरो होगी, है ना। इसका और इसका सम करेंगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, इधर कितनी होगी 15 न्यूटन फोर्स होगी पॉजिटिव, इधर कितनी होगी 15 न्यूटन नेगेटिव। तो 15 माइनस 15 कितना होगा, जीरो। तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, बात आपको समझ आई होगी। इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि भाई एक्चुअल में जब भी कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम होगा, इसका मतलब सभी डायरेक्शन में उसकी नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या कि अगर मान लो एक डायरेक्शन ये तरफ, इस तरफ जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम, और नीचे की डायरेक्शन की जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो उल्टा जो अगर कहेंगे कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा, ऊपर वाली जो फोर्सेस होंगे वो नीचे वाली फोर्सेस के बराबर होंगी, तभी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो अगर मान लो एक्स डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस होंगे, इस डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस होंगे, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, अदरवाइज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। ठीक है, बात मेरे को क्लियर हो गई सर कि भाई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं कि भाई कैसे, आपको बातें समझ आ गई हैं कि भाई कैसे, मान लो क्या है कि भाई कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है या कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम में। तो ये बात आपको समझ आई होगी, थोड़ा फील आया होगा कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये बात आपको यहां से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि भाई क्वेश्चन करना वन बाय वन, क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, कुछ जेईई के क्वेश्चन करेंगे, नीट के करेंगे, फिर हम मान लो क्या है ये सभी चीजें क्या करेंगे, एक्सप्लेन। तो वीडियो मान लो एक्चुअल में किसके लिए है, मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर मान लो हम क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि भाई अब मैं जो भी आपको सिस्टम दूंगा वो सभी सिस्टम क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पर होंगे। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मान लो लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो डायग्राम बना लो जल्दी जल्दी। मान लो ये आपको डायग्राम दी है, यहाँ पर एक मान लो क्या है 1 किलोग्राम का मान लो ये पार्टिकल है, तो एक स्ट्रिंग ऊपर है। मान लो इस स्ट्रिंग को उन्होंने 1 का है, ये स्ट्रिंग 2 का है। उन्होंने कहा कि भाई ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो मान लो सिस्टम है ना, उन्होंने बोला है कि भाई सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड क्या होगा, फाइंड T1। हेलो चलो इसको हम क्या कह देते हैं, चलो 1 और इसको 2 कह देते हैं। फाइंड T1 एंड क्या होगा, T2 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि भाई क्या, कि भाई मान लो ये सिस्टम जो भी मैंने आपको बना के बताया ये इक्विलिब्रियम में है, तो मेरे को क्या पता, मतलब पता करके बताओ T1 और T2 की वैल्यू क्या है। तो T1 का मतलब क्या होगा सर, T का मतलब टेंशनल फोर्स होती है, टेंशनल फोर्स स्ट्रिंग 1 में होगी। T2 का मतलब टेंशनल फोर्स स्ट्रिंग 2 में होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो सिंपल सी बात है सर, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले तो मेरे को ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को पहले पॉइंट मास मान लो, इसको है ना, इसको पॉइंट मास मानेंगे। तो 1 किलोग्राम का ये मास हो गया, इस पर सभी फोर्सेस को क्या करो, शो करो। तो मेरे को पता है सर, अगर मैं यहाँ पर बैठूंगा तो मैं स्ट्रिंग की तरफ, नीचे की तरफ देखूंगा, तो मेरे को पता है टेंशनल फोर्स नीचे की तरफ होगी। 1 स्ट्रिंग है तो इसका मतलब टेंशनल फोर्स T1 होगी। तो नीचे की तरफ कितनी टेंशनल फोर्स T1 लग रही है। अगर मैं यहाँ पर बैठकर ऊपर की तरफ देखूंगा तो मेरे को पता है ऊपर की तरफ स्ट्रिंग इधर को जा रही, इधर को जा रही, तो जिधर को स्ट्रिंग जाती है उधर को ही उसकी टेंशनल क्या होती है, फोर्स। तो अगर इधर को जा रही तो इसका मतलब ऊपर की तरफ इसकी टेंशनल फोर्स कितनी होगी, T2 होगी। ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई। उसके बाद मेरे को दो बातें तो क्लियर हो गई कि भाई T1 किधर है और T2 किधर है। उसके बाद कोई और फोर्स एक्ट कर रही है, तो सर हमेशा मालूम क्या, ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर खींचती है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अगर खींचती होगी तो नीचे की तरफ इसका कौन सी फोर्स एक्ट करती है, mg एक्ट करती है। तो
इसका मतलब एक और फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी, mg क्या करेगी, एक्ट करेगी। तो इस मान लो ऑब्जेक्ट मान लो जो भी दिया आपको मास, उसको पॉइंट मास में शो किया, इस पर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसे शो किया, तो ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन। उसके अलावा कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो आपका आंसर होगा और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो सिंपल सी बात है सर। अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब अभी तो आपने समझाया कि ऊपर का फोर्स का मैग्नीट्यूड और नीचे की फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो ऊपर की कौन कौन सी फोर्स है सर, T2 है, ऊपर तो केवल T2 है, नीचे कौन कौन सी है सर, एक T1 है, एक mg है, तो इनका प्लस किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तभी पार्टिकल इक्विलिब्रियम होता है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो उन्होंने बोला है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब हर एक सिस्टम का मतलब इसमें जितने भी पॉइंट है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सभी क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो सिंपल सी बात है सर, T2 किसके बराबर आएगा, T1 प्लस है ना, T1 प्लस नीचे की तरफ क्या है, mg है। तो सर यहाँ पर तो सभी चीजें क्या होगी, अननोन होगी, T2 T1 प्लस mg। तो मास आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है 1 किलोग्राम, तो मास गिवन है, ग्रेविटी मान लो g आपको दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है सर 10, इसका मतलब T2 इज इक्वल टू T1 प्लस क्या हो गया, 10 हो गया। एक तो मेरे को ये बात यहां से क्लियर हुई, ठीक है, तो एक तो यहां पर क्लियर हुई। अब आपने एक बात और अच्छे तरीके से समझनी है कि भाई मैं आपको बता रहा हूं कि जरूरी नहीं होता कि भाई जो आपको मास दिए हैं वही इक्विलिब्रियम में है, हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है जितने भी चीजें हैं, जितने भी पॉइंट है ना, जो भी आपको सिस्टम दिया है उसमें जितने भी पॉइंट है वो सभी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्या बोल रहे हो सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ध्यान से बात को समझना। देखो ध्यान से, मान लो एक स्ट्रिंग आपको दे दी है, एक स्ट्रिंग आपको दे दी है, तो मान लो यहां पर मैं एक पॉइंट मान लेता हूं, ए पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं, ए पॉइंट। एक्चुअल में आपको जो स्ट्रिंग दी होती है वो हमेशा क्या होती है, मासलेस होती है, ये याद रखना। अगर उन्होंने बोला नहीं है तो स्ट्रिंग क्या होगी, मासलेस होगी। तो अगर स्ट्रिंग मासलेस होगी उसका कोई भी मास नहीं होता। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग के ऊपर एक पॉइंट, तो मैं भी आपको बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो मास गिवन है वही इक्विलिब्रियम में है, इस पर जितने भी पॉइंट है, स्ट्रिंग पर भी जितने भी पॉइंट है वो सभी भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर मैंने एक पॉइंट को ले लिया, तो ये पॉइंट क्या है सर, ए, तो इसका एफबीडी बनाते हैं। तो मेरे को पता सर ए पॉइंट ले लिया, अब ए पॉइंट पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी जिस पॉइंट, जिस जगह पर आपने फोर्स को ऑब्जर्व करना है, अगर टेंशनल फोर्स को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को यहां पर बैठाओ, अपने आप को यहां पर बैठाओगे, उस स्ट्रिंग की तरफ देखो, तो स्ट्रिंग की फोर्स हमेशा उस तरफ होगी जिस तरफ स्ट्रिंग जा रही होगी। तो किस तरफ स्ट्रिंग जा रही है, नीचे की तरफ, तो यहां पर टेंशनल फोर्स किधर होगी, नीचे की तरफ। कौन सी होगी सर, T2, क्योंकि 2 स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब एक नीचे की तरफ यहां पर फोर्स लगती होगी जिसे हम T2 कहते हैं। ऊपर की तरफ इसे कोई फोर्स लग रही है, तो आपका आंसर होगा सर ऊपर की तरफ देखो, उन्होंने दिया 10 न्यूटन, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन लग रही है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये पॉइंट नीचे की तरफ, इस पर ग्रेविटी भी तो फोर्स लगा रही होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक्चुअल में जब भी आपको स्ट्रिंग के बारे में कोई बात नहीं की, वो हमेशा क्या होगी, मासलेस। मासलेस मतलब उसका मास क्या होगा, 0 होगा। तो उसका मास 0 होगा, तो ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अगर मास 0 तो फोर्स भी क्या होगी, 0। तो इसका मतलब मास की वजह से कोई भी नीचे की तरफ फोर्स नहीं होगी, बस यही दो फोर्सेस इस पॉइंट पर क्या कर रही होंगी, एक्ट। तो सर सिंपल सी बात है, यहां पर लिखे तो क्या बना, T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन, है ना। तो अगर मेरे को पता है कि भाई इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम मतलब सभी पॉइंट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के क्या होगी, बराबर। इसका मतलब T2 की वैल्यू क्या होगी, 10 न्यूटन। T2 की वैल्यू 10 न्यूटन पता चल गई, टेंशनल फोर्स पता चल गई। अब ये भी निकाल सकते हैं दूसरा रिलेशन, तो T2 10 न्यूटन है, तो यहां पर भरो, ये 10 हो गया, T1 हो गया, तो ये भी 10 ही है, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस 10 T1, तो T1 क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब यहां पर जो टेंशनल फोर्स है वो 0 है, तो जो T2 मान लो ऊपर की तरफ जो टेंशनल फोर्स है वो कितनी है आपके, 10 न्यूटन क्या है टेंशनल फोर्स। ऐसे आप किसी को भी मान लो, जरूरी नहीं मास, किसी भी पॉइंट को लेके इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। तो बात सर हमें समझ आई कि कैसे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये तो चलो पहला क्वेश्चन था, आसानी क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको चलो मैंने ऊपर की तरफ दिया, ये नीचे की तरफ भी क्वेश्चन दे सकता है, नीचे की तरफ भी आपको पूछ सकता है कि भाई कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ अगर क्वेश्चन करना चाहते हो, चलो पहले एक दो स्ट्रिंग वाला कर लेते हैं, फिर आपको बात, ये तो बात समझ आएगी कैसे करना होता है। अब स्ट्रिंग वाला क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मान लो ये हो गया, ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन, मान लो यहाँ पर mg आपको क्या दिया है, ये दिया, ठीक है। तो ये आपको कितना दिया है, 30 किलोग्राम दिया है। चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं,
ठीक है। तो ये आपको कितना दिया है, 30 किलोग्राम दिया है, ठीक है। तो मान लो ये एंगल आपको दिया है 90 डिग्री, ये एंगल आपको दिया है 37 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको 37 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, ये स्ट्रिंग बी दी है, ये आपको ए दी है, ये आपको सी दी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि भाई ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो उन्होंने कहा है कि भाई फाइंड टीए टीबी एंड क्या होगा टीसी। मान लो ये सभी फाइंड करके बताओ कि कितने किस किस के क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लो टीए टीबी और टीसी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये बताना है। तो सिंपल सी बात है सर, हमें टेंशनल फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो टेंशनल फोर्स ड्रॉ करो कि कहां कहां है। मेरे को पता है कि सर एक, पहले तो एफबीडी किसका बनाते हैं सर, इसका, मान लो इस मास का एफबीडी बनाते हैं। तो सर पहले तो इसको लिखते हैं, ये हो गया, ये 30 किलोग्राम का मास हो गया। इस पर कौन कौन सी फोर्स, सर एक नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगती है, mg लगती है। तो इसका यहाँ पर क्या आ गया, m इंटू जी आ गया एक फोर्स। तो एक फोर्स इसको मान लो यहाँ पर बैठ के ऊपर की तरफ टेंशनल फोर्स, तो ऊपर की तरफ इधर होगी सर, इसको हम क्या कहते हैं, सी है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, टीसी। तो इसका मतलब इस पर एक फोर्स लग रही होगी टीसी, और कोई फोर्स लग रही है। तो आपका आंसर होगा सर नहीं। तो मेरे को सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब टीसी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg। तो सर टीसी mg, मास कितना दिया सर, 30 दिया है। तो g की वैल्यू नहीं दी तो g लिख लो, मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दिया है। तो इसका मतलब 10 हो गया। इसका मतलब टीसी की वैल्यू कितनी होगी, 300 न्यूटन होगी, ठीक है। तो टीसी की वैल्यू पहली कितनी आ गई आपकी, 300 न्यूटन आ गई, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि भाई पहली वैल्यू तो निकल गई, टीसी की वैल्यू कितनी है। तो अब उसके बाद मालूम मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है कि भाई दूसरी टेंशनल फोर्स है टीए टीबी और टीसी, टीसी की वैल्यू तो हमने निकाल ली, यहां से इक्विलिब्रियम लेके। अब उसके बाद टीबी, तो सर टीबी क्या है, ये है। तो टी ए क्या है, ये है। तो सिंपल सी बात है सर, अब इनकी वैल्यू भी निकालनी है। अब कहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन तो ये लगा दी। तो मैंने पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि जो मास गिवन है वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई जाती है। कोई भी पॉइंट ले लो जहां पर सभी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, वहां पर भी आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा सकते हो। तो सर मेरे को पता है कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मान लो मैं P कह देता हूं, पॉइंट P को मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिखता हूं। तो मेरे को पता है कि भाई पहले तो पॉइंट P पर सभी मान लो फोर्सेस हम ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी बन रही है, ठीक है। तो पॉइंट P पर सर मेरे को पता है, अब इसको ये तो खत्म हो गया। यहां पर ऑब्जर्व करो, पॉइंट P पर जब आप पॉइंट P पर जहां पर आपने फोर्स को ऑब्जर्व करना होता है वहां पर खुद को बैठाओ, यहां पर बैठाओगे, नीचे की तरफ इस पर टेंशनल फोर्स लग रही है। तो सर नीचे की तरफ एक टेंशनल फोर्स लग रही है जिसे हम क्या कहेंगे, टीसी, है ना। जिस पर बैठोगे, बैठ के जिस तरफ स्ट्रिंग को देखोगे उस तरफ टेंशनल फोर्स होती है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ टेंशनल फोर्स होगी जिसे हम क्या कहेंगे, टीसी। तो टीसी लग रही है। अब ध्यान से देखो कि भाई मेरे को पता है कि इसको मैं अगर इधर बनाऊं, है ना, इसको साइड पे बनाओ, मेरे को पता है एक फोर्स तो टीसी नीचे को हो गई, एक मेरे को ऐसे दी है, एक ऐसे दी है, एक मेरे को क्या दी है, ये दी है। तो सिंपल सी बात है, देखो टीए भी आपको दिखाई दे रही है, सीधी सीधी दी है। तो टीए भी आपको सीधी सीधी क्या है, इधर की तरफ दी है, ये आपकी क्या है, टीए फोर्स है। अब उसके बाद और कौन सी फोर्स इस पर एक्ट कर रही है। तो सर मेरे को पता है, अगर मैं स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का पॉइंट ले रहा हूं, स्ट्रिंग तो मासलेस होती है, तो इसका मास तो नीचे की तरफ कुछ नहीं होगा, तो मास तो जीरो होगा ना, मासलेस स्ट्रिंग है तो मास जीरो होगा। तो इसका मतलब मास की वजह से तो फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, उसकी कोई बात नहीं होगी। अब उसके बाद एक फोर्स इधर को एक्ट कर रही है। तो देखो एक्चुअल में ये फोर्स जो एक्ट कर रही है ये एंगल पर एक्ट कर रही है ना। तो जब भी कभी एंगल पर कोई फोर्स आए तो पहले तो हमें पता है कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी, मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो टेंशनल फोर्स इधर को एक्ट करे, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्चुअल में ये फोर्स जब यहां पर एक्ट करती है, एक्चुअल में ये दो डायरेक्शन में क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। इसका मतलब जो इफेक्ट है वो दो डायरेक्शन में है। तो किस किस डायरेक्शन में होता है सर, मेरे को पता है जिस डायरेक्शन में थीटा हो उधर इसका कंपोनेंट क्या होता है, टी cos थीटा होता है। उसके ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है, टी sin थीटा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये टेंशनल फोर्स भी एंगल बना रही है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, दो डायरेक्शन में क्या होगा, इफेक्ट। तो एक्चुअल में हम जब इफेक्ट मान लो क्या है, इक्विलिब्रियम करते हैं, तो मैंने अभी आपको पीछे समझाया इक्विलिब्रियम का मतलब एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर तो सर जेड तो है नहीं, जेड का मतलब तो इधर होता है, एक्स और वाई में इक्विलिब्रियम करना है। तो मेरे को पता है अगर ये एंगल बना रही है तो पहले तो इसको एक्स और वाई में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे एक्स और वाई में ब्रेक करेंगे। पहले तो यहां से देखो कि भाई ये एंगल आपको कितना दिया है, 37 डिग्री दिया है। तो मेरे को पता है अगर ये 37 होगा सर तो ये भी क्या होगा, 37 डिग्री, है ना। दोनों लाइन पैरेलल हो, पैरेलल के इधर वाले एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा। मान लो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये इधर हो गया, तो ये 37 है तो ये भी 37। तो सिंपल सी बात है सर, अब ये क्या है, टीबी। तो टीबी को तोड़ लेते हैं दो फोर्सेज में। तो दो कौन कौन सा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो सर जिधर थीटा बनता है उधर कौन सा कंपोनेंट,
टी कोस है ना, थीटा, थीटा कितना है 37 डिग्री, इधर टी मान लो टीबी, टीबी है तो टीबी 37 डिग्री होगा, कोस 37, इधर क्या होगा टीबी साइन क्या होगा 37 डिग्री होगा, यही होगा। तो आप ध्यान से देखो कि भाई कौन कौन सी फोर्स बनी है, ये एक्चुअल में क्या था पार्टिकल, ये पार्टिकल था, टीसी नीचे की तरफ थे, टीसी नीचे की तरफ थे, टीबी टी ए इधर की तरफ थे, और टीबी, टीबी दो डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक तो सर ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है जिसे हमने क्या कहा टीबी साइन का कहा 37 डिग्री, तो ये हो गई, एक आपकी किधर एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो देखो ध्यान से कौन से टीबी कॉस क्या हो गया 37 डिग्री, ठीक है। तो एक्चुअल में इस ए पॉइंट पर है ना, पी पॉइंट पर ये सभी फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो यहां से मान लो बात समझ आई, टी ए इधर को, टीसी नीचे को, टीबी दो डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, टीबी एक इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, टीसी नीचे को, टीए इधर को हो गया, ठीक है। तो ये बात मान लो आपको समझ आनी चाहिए, अगर ये समझ आ गई तो क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया। अब मेरे को पता है कि सर सभी पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो एक डायरेक्शन में अगर जो फोर्स दिया है उसकी उल्टी डायरेक्शन की फोर्स के वो बराबर होगा, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, टीसी किसके बराबर सर, टीबी साइन क्या होगा 37 डिग्री, एक दूसरा ये इसके बराबर, टीए किसके बराबर होगा, टीबी कॉस क्या होगा 37 डिग्री के क्या होगा बराबर होगा। तो यहां से भर देते हैं, देखो टीसी की वैल्यू आपको पता है 300, तो यहाँ पे भरो 300 इज इक्वल टू क्या हो गया टीबी साइन 37, तो 37 डिग्री वाली ट्रायंगल चाहिए, तो 37 डिग्री वाली ट्रायंगल मैंने आपको बहुत बार समझाई है, ये याद रखनी होती है, ये आपकी क्या हो गई 37 डिग्री के सामने कौन सा होता है 3, नीचे 4, इधर क्या होता है 5 होता है, तो ये याद रखना है कि भाई ये 37 डिग्री की क्या होती है ट्रायंगल। तो सर कोस 37 लिखे तो क्या होगा, सॉरी इधर नहीं लिखे, इधर लिखे ना टीबी, कोस 37 साइन 37 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 अपॉन कितना हो गया 5, तो सर टीबी उधर ही रहा, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 5 ये नीचे आ जाएगा ना, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये इससे कटा, तो इसका मतलब कितना बना 500 न्यूटन बना, ठीक है। तो ये 500 न्यूटन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर टीबी की वैल्यू 500 है तो यहाँ पे टीए भी तो निकल जाएगा, तो टीबी कितना हो गया सर 500, कोस 37, कोस 37 कहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, कोस 37 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना सर 4, नीचे क्या आ गया 5, तो यहाँ पे 100 से गया, तो इसका मतलब टीए की वैल्यू कितनी आ गई 400 न्यूटन आ गई, ठीक है। तो ये 500 न्यूटन, ये 400 न्यूटन, ये क्या है 300 न्यूटन, इसकी क्या आई वैल्यू, ये आपके क्या है क्वेश्चन के क्या है आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले रिजॉल्व करना है, अगर मान लो एक्स और वाई में दिया तो फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं, अगर एक्स और वाई में नहीं दिया तो उसको क्या कर लो रिजॉल्व कर लो, रिजॉल्व करके उसको क्या कर लो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये आपका क्या था क्वेश्चन का आंसर था। मान लो आप एक्चुअल में इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, लेमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लेमिस थ्योरम से कैसे करते हैं उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एक, वहां पर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको लेमिस थ्योरम से सॉल्व करके बताऊंगा। आज मैं लेमिस थ्योरम अप्लाई नहीं करता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मान लो इसको जो सही तरीका है मतलब कन्वेंशनल तरीका है उसको ऐसे अप्लाई करते हैं कि लेमिस थ्योरम से भी ये क्वेश्चन अप्लाई किया जा सकता है, बट लेमिस थ्योरम अगर आपको सॉल्व करनी है तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी क्या है जरूरी है, ठीक है। तो पहले आज ऐसे ही करते हैं, फिर लेमिस थ्योरम के लिए 1-2 क्वेश्चन की वीडियो बना देंगे अलग से, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया, यही पूछा था टीए टीबी और टीसी, तो चलो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। तो चलो उससे अगला क्वेश्चन करते हैं, उसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई कैसे उसका क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन क्या दिया है, मान लो जो भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन आपको एक्चुअल में किसमें दिए है इक्विलिब्रियम में दिए, ठीक है। तो याद रखना है, मान लो ये इक्विलिब्रियम वाले ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो उसने कहा है फाइंड टी, तो ये एक्चुअल में जेई 2023 का क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका जेई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कर सकते हैं सर, इजीली कर सकते हैं, आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले किसकी एफबीडी, इसकी एफबीडी, इसकी बनाए तो पॉइंट मास हो गया, नीचे की तरफ इसका वेट mg एक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर बैठेंगे तो टेंशनल फोर्स किधर हो गई, मान लो इधर की तरफ, इधर टेंशनल फोर्स हो गई, मान लो इसको T1 कह देते हैं, इसको T कहना है, इसको T1, तो सर ऊपर की तरफ क्या लग रही है T1 लग रही है, और कोई फोर्स एक्ट
कर रही है तो आपका आंसर होगा, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो यहाँ से तो T1 की वैल्यू पता चल गई। T1 किसके बराबर सर, mg के बराबर, तो T1 m की वैल्यू कितनी दी है सर, √3। तो g की वैल्यू सर ग्रेविटी मान लो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको वैल्यू दी है। तो सर यहाँ पे कितना आ गया 10, तो इसका मतलब T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 √ क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो ये आपकी पहली वैल्यू आ गई T1 की टेंशनल फोर्स, यहाँ पे कितनी टेंशनल फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने किसकी वैल्यू मतलब ढूंढनी है, इसकी वैल्यू। तो सर मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में इसको अगर मैंने निकालना है तो मेरे को पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां पर लेनी पड़ेगी, इनके बीच में, जिसकी वैल्यू पता है, देखो इसकी वैल्यू आपको पता है और दूसरी ये निकालनी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो जिसको क्या मानो, इक्विलिब्रियम मानो। तो सिंपल सी बात है सर, ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को ए कह देते हैं, ए पॉइंट को नीचे की तरफ, अगर यहाँ पर बैठोगे तो यहाँ पर टेंशनल फोर्स किधर होगी, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ सर कितनी फोर्स लग रही है, T1। तो देखो ध्यान से फिर से, तो यहाँ पे सर एंगल भी दिया एक्चुअल में, यहाँ पर आपको क्या दिया है, एंगल भी दिया है 30 डिग्री। तो ध्यान से देखो कि भाई मेरे को पता है अगर ये मान लो फोर्स इधर को है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअल में जो भी टेंशनल फोर्स दियो पहले उसको कंपोनेंट में क्या कर लो, कन्वर्ट, एक्स वाई में कन्वर्ट करो, क्योंकि हम एक्स और वाई और जेड में ही क्या लगाते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि जब भी कोई क्वांटिटी एंगल बनाती है उसकी दो डायरेक्शन में वैल्यू होती है, एक्स डायरेक्शन में भी वो चेंज कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी चेंज कर रहा है, तो पहले एक्स और वाई में उसको कन्वर्ट कर लो। तो जब एक्स और वाई में कन्वर्ट करोगे तो मेरे को पता है सर ये 30 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये तीनों का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 30 है, ये 90 है, 30 और 90 कितना हो गया 120 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो टोटल 180 हुआ। 180 में कितना चला गया सर, 120 चला गया, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मेरे को पता है ये 60 डिग्री है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ, ये क्या है मतलब इसके परपेंडिकुलर, एक इधर को होगा ना, एक इसका कंपोनेंट इधर को होगा, इधर को क्या होगा t cos 60 डिग्री होगा, एक इसके परपेंडिकुलर इधर क्या होगा t sin क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो मेरे को समझ आ गया इस पार्टिकल पर एक फोर्स तो T1 नीचे की तरफ थी, एक ऊपर की तरफ लग रही है, क्या मान लो कौन सी, t sin कितनी होगी 60 डिग्री, एक इधर की तरफ लग रही है जो क्या है t cos क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, तो उसके बाद इधर को कौन सी है सर f है, तो इसका मतलब ये f हो गया। ठीक है, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। एक्चुअल में आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है t, तो सर t निकालना है तो इन दोनों को इक्विलिब्रियम में ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर, तो इसका मतलब T1 किसके बराबर होगा, t sin 60 डिग्री होगा। तो मेरे को पता है कि T1 निकला, हाँ निकल गया सर, 10 √3 हो गया, तो t इंटू cos sin 60 डिग्री, तो sin 60 कितना होता है सर √3/2 होता है, तो ये इससे कटा, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 20 न्यूटन हो गए। ठीक है, तो ये आपकी टेंशनल फोर्स थी। तो ये आपका जेई का क्वेश्चन है, जेई 2023 का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो आसान ही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने पिछला सॉल्व कर लिया तो ये आप इजीली क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो बात आपको समझ आई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन से डील करना था। उसके बाद आपको ये भी पूछ सकता था कि भाई ये f की वैल्यू बताओ, तो f की वैल्यू भी बता सकते हैं, वैसे तो आपको यही पूछा है। ठीक है, तो अगर f की वैल्यू पूछा होता तो मेरे को पता है सर ये दोनों भी क्या होने हैं बराबर, तो इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या होना है t cos 60 डिग्री होना है। तो अगर f भी पूछा होता तो भी t की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी 20, cos 60 कितना होता है 1/2, तो इसका मतलब 10 हो गया, तो से t f इज इक्वल टू क्या हो गया 10 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो ये आपकी फोर्स निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई। अगर आपको पूछी होती, बट आपको क्वेश्चन वहां तक ही पूछा था, इसीलिए क्वेश्चन वहां तक ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन से क्या करना होता है, डील करना होता है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो चलो उसके अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे उससे अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, उससे अगला क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो फाइंड करके बताओ। इसमें भी मान लो कि उन्होंने क्या पूछा है, मान लो आपको इधर दे दिया मान लो T1, इधर आपको दे दिया T2, इधर आपको दे दिया T3। ठीक है, तो मान लो T3 दे दिया, तो ये बताओ कि भाई ये कौन सी टेंशनल फोर्स पता करो, T1, T2
T3 की वैल्यू क्या करके बताओ, पता करके बताओ। तो फिर से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपको पूछा गया T1 T2 और T3 की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो सर निकाल ही सकते हैं, कौन सा डिफिकल्ट बात है। तो सबसे पहले तो इसको इक्विलिब्रियम में लेते हैं, और सॉरी मान लो एफबीडी बनाते हैं इसका, तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो सर नीचे की तरफ इस पर कौन सी फोर्स, mg, हमेशा डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स एक्ट करती है, तो ऊपर की तरफ मेरे को पता है अगर यहाँ पर बैठेंगे तो टेंशनल फोर्स इधर की कौन सी होगी, T3 है ना, इसको 3 माना है तो सिंपल सी बात है इधर की तरफ T3 होगा, तो इधर की तरफ कितनी होगी सर, T3, तो इसका मतलब इस पर दो ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक नीचे की तरफ mg, एक ऊपर की तरफ T3, तो सिंपल सी बात है सर T3 किसके बराबर होगा, mg के बराबर, तो T3 m की वैल्यू कितनी, मास सर 40, ग्रेविटी नहीं दी तो 10 होगी, तो T3 कितना हो गया, 400 न्यूटन हो गया, ठीक है, तो ये आपकी T3 की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, मान लो T1 और T2 की वैल्यू भी निकालनी है, तो वो निकालनी है तो ध्यान से देखो सर, यहाँ पर तो निकाल नहीं सकते, तो ये वाला सिस्टम लेना पड़ेगा। अब इसको मान लो क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लो ये, तो इसके ऊपर एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है, तो दिखाई दे रही है T3, बाकी फोर्सेस निकालो कि भाई बाकी कौन कौन सी लग रही है। तो सर मेरे को पता है बाकी एंगल बना के, T1 भी एंगल बना के लग रहा है, T2 भी, तो सिंपल सी बात है सर एंगल बनाएंगे, तो इसको मान लो रिजोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दो डायरेक्शन में इसकी वैल्यू होगी, एक्स और वाई दोनों में होगी, एक इधर कंपोनेंट होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा। तो चलो इधर लिखते हैं पहला T1 का इधर कंपोनेंट कौन सा, तो T1 cos कितना होता है सर, 53 डिग्री होता है, तो सर इधर T1 cos 53 हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर में कौन सा होगा, T1 sin कितना होगा सर, 53 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बना लो, तो इसका मतलब इसके इस फोर्स के दो कंपोनेंट ये और ये, तो इसका इस तरफ कौन सा कंपोनेंट है सर, T1 cos कितना हो गया, 53 डिग्री हो गया, तो इसका ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट बना, ये वाला T1 कितना बन गया, sin 53 डिग्री बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया मान लो इसके कंपोनेंट है ना, इसके कंपोनेंट, तो इसको मिटा देते हैं, अब इसके मिटा दिए। अब उसके बाद सर इसकी फोर्स की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से, इसके भी तो दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, इसका जिस तरफ थीटा बनता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है, cos थीटा होता है, तो इधर कौन सा हो गया सर, T2 cos कितना होएगा, 37 डिग्री होएगा, तो परपेंडिकुलर में इधर कौन सा होएगा, T2 sin कितना होएगा, 37 डिग्री होएगा। तो ये भी बनाओ, देखो इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसको A मान लेते हैं, ये A पार्टिकल है, इस तरफ कौन सी फोर्स, ये वाले, तो सर इस तरफ कौन सी हो गई, T2 cos कितनी हो गई, 37 डिग्री, तो सर ऊपर की तरफ एक और फोर्स है T2 sin 37 डिग्री, तो इस तरफ कौन सी हो गई, T2 sin क्या हो गई, 37 डिग्री हो गई, ठीक है। तो 37 डिग्री और 53 डिग्री वाली आपको ट्रायंगल आनी चाहिए, तो दोनों मैं बना देता हूं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता ही है कि भाई 37 डिग्री वाली कौन सी होती है सर, 37 के लिए इधर 3 4 5 होता है, ये 37 डिग्री हो गया, और 53 वाला क्या होता है उल्टा, तो 53 डिग्री 53 डिग्री के लिए क्या होता है, इधर 4 हो जाता है, इधर 3 हो जाता है, इधर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल याद रखनी है, ये बहुत जगह पर यूज होती है, बहुत क्वेश्चन में यूज होती है। तो अब इसको सॉल्व भी करना है, तो सबसे पहले तो सर इन दोनों को इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये और ये बराबर होगा, तो इसका मतलब T1 cos कितना हो गया, 53 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos कितना हो गया, 37 डिग्री, तो T1 नहीं पता, cos 53 डिग्री, cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, त्रिभुजा वाली ट्रायंगल बेस अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब 3/8 कितना हो गया, 5 हो गया, ये हो गया, फिर T2 आ गया cos 37 डिग्री, 37 मतलब ये वाले, तो cos 37 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 4/, कितनी होगी, 5 से 5 गया, इसका मतलब T1, तो यहाँ से T1 सोल्व कर लेते हैं ना, मान लो 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड होएगा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 आगे लिख देते हैं, 4/3 क्या लिख लेते हैं, T2 लिख लेते हैं। तो T1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 से 5 कट गया, 3 इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर डिवाइड, 4/3 हो गया, साथ में क्या आ गया, T2, एक कंडीशन क्या बन गई सर, ये बन गई, ठीक है। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर T1 इज इक्वल टू क्या बना, 4/3 क्या बना आपका, T2 बन गया, ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई। अब उसके बाद दूसरे को सॉल्व करते हैं कि भाई दूसरा क्या है, तो वहां से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो देखते हैं, ये बात तो आपको समझ आ गई है। अब उसके बाद सर मेरे को पता है कि जो T3 है, देखो T3 है वो किसको बैलेंस कर रहा, इन दोनों को बैलेंस कर रहा, तो सिंपल सी बात है सर, T3 किसके बराबर होगा, T1 sin कितना होगा, 53, T2 sin कितना होगा, 37 डिग्री, तो सिंपल सी बात है T3 की वैल्यू पता है सर, पता है 400 है, तो यहाँ पर लगाते हैं T1 sin त्रिभुजा मतलब कौन सी ट्रायंगल, ये वाली कौन सी होगी सर, मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/, कितना हो गया, 5 हो गया, सॉरी प्लस हो गया, T2 नहीं पता। उसके बाद सर sin 37 डिग्री, त्रिभुजा वाली लगाई थी ना, उल्टा लगा दिया मेरे सामने, उल्टा लगा दिया,
सही है, यही है। उसके बाद सर 37 डिग्री वाली है, तो साइन 37 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 बटे कितना हो गया 5 हो गया। इसको सॉल्व करना है। अब सर T1 और T2 का भी तो एक रिलेशन आया था। देखो T1 की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो कर लो जल्दी जल्दी। 400 हो गया, इसकी जगह पर ये लिख दो, क्या ये 4/3, यहाँ पे क्या हो गया 4/3 इंटू कितना हो गया 4/5 इंटू कितना हो गया T2, तो ये लिख ही सकते हैं ना। मान लो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, ये वाली वैल्यू लिख दी, ऐसे लिख लो है ना। मान लो 4/5 आगे लिख लो, T1 की जगह पर ये लिख दिया T/3 इंटू कितना हो गया, मान लो साथ में क्या हो गया T2 प्लस कितना है सर 3/5, इसको आगे लिख लिया, साथ में क्या आ गया T2 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, देखो क्या बन रहा है 400 हो गया, तो 4 चौके 16, नीचे कितना बना सर 15 T2 बन गया, तो यहाँ पे 3 बटे कितना आ गया 5 क्या आ गया आपका T2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बना क्वेश्चन बना। ठीक है सर, सही है। तो इसको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि भाई क्या आपका क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। T3 की वैल्यू आपको पता है 400 न्यूटन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगा सर 400, तो इनको सॉल्व कर लो। देखो इन दोनों में से क्या निकल रहा है, T2 कॉमन निकल रहा है, T2 बाहर निकाल दो, तो बाहर निकालोगे 16/15 प्लस कितना हो गया 3/5, तो सर 400 इज इक्वल टू क्या बना T2, इसका एलसीएम कितना आया 15 आया, तो 16 आ गया प्लस है ना, तो 16 ही आ गया ना 16, और यहाँ पे एलसीएम 3 हुआ, 3 3 9 हो गया, तो सिंपल सी बात है सर 400 इज इक्वल टू क्या आ गया T2 इंटू कितना आ गया 25/15 आ गया, 25/15, तो भी T2 की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 400 गुना कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 25 एकम 25 हो गया और 50 150 हो गया, 25 शीके कितना हो गया 150, तो सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 शीके 90, 9 आंसर 15 और 9 कितना हो गया 24 हो गया। तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई 240 न्यूटन हो गई। ठीक है, तो T2 की वैल्यू 240 न्यूटन हो गई। अब यहाँ पे T1 की वैल्यू आप फाइंड कर ही सकते हो, तो T1 की वैल्यू फाइंड कर दो, तो यहाँ से T1 निकालें तो T1 की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई है, सिंपल एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ से आप अगला तो स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप यहाँ से सॉल्व कर दो। T1 इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 इंटू T2 कितना है सर 240, तो 240 से काट दो, कितने पे गया 80 पे। T1 की वैल्यू कितनी हो गई 320 न्यूटन हो गई। ठीक है, तो T1 की वैल्यू ये आ गई, T2 की ये आ गई, तो T3 की तो आपने पहले ही निकाल ली थी, वो कितनी थी T3 की कितनी थी 400 न्यूटन आपकी क्या थी वैल्यू थी। ठीक है, तो ये आपका क्या था क्वेश्चन था, ये आपका डिफरेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ आई होगी कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो जेईई में आया है, उसे क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे उस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे डील करेंगे। ठीक है, तो मान लो एक रोलर वाला केस आया आपको, मान लो ऐसा क्वेश्चन था, मान लो यहाँ पे मान लो रोलर है, तो यहाँ पर आपका क्या है ये है, तो इसके साथ एक फोर्स लगी है ऐसे, कितने डिग्री पर लगी है 30 डिग्री पर क्या लग रही है फोर्स। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, मान लो ये हो गया ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ ठीक है 30 डिग्री क्या है एंगल है, यहाँ पर ये फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन से फोर्स क्या कर रही है एक्ट कर रही है। मान लो ये रोलर है ना, ये रोलर है, ये फोर्स एक्ट कर रही है, और फोर्स की वैल्यू आपको कितनी दी है, मान लो फोर्स की वैल्यू आपको दी है 200 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू दी है 200 न्यूटन, और इसका वेट मान लो रोलर का वेट आपको कितना दिया है, मान लो रोलर का वेट दिया 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम का क्या दिया है रोलर दिया। ठीक है, तो फाइंड यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन रोलर। ठीक है, रोलर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो, पहले इस डायग्राम को थोड़ा सही कर लेते हैं। मान लो ऐसे आपको फोर्स लग रही है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन, इसका बार कितना है, इसका बार कितना है 70 किलोग्राम, और आपको क्वेश्चन पूछा गया नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया है। तो ये भी जेईई 2023 का गया है क्वेश्चन है, मतलब जेईई 2023 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सर ये भी तो आसान ही होगा, देखते हैं कैसे। मान लो सबसे पहले रोलर को यहाँ पे पॉइंट मास मान लो, पॉइंट मास हो गया, कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर बना लेते हैं। सर एक फोर्स इधर को एक्ट कर रही है, देखो इधर को एक्ट कर रही है ना, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो सर नीचे की तरफ है, यहां से ये कितना एंगल बना रही है, यहां से देखो ध्यान से, यहां से ना ऐसे ऐसे एक्ट कर रही है, तो यहां से अगर 30 डिग्री है तो सर ये 30 होगा, तो ये भी तो 30 ही डिग्री होगा, हमेशा वर्टिकल ऑपोजिट क्या होंगे एंगल। तो सिंपल सी बात है सर, ये फोर्स इधर को एक्ट कर रही है, मतलब नीचे, तो मेरे को पता है कि सर अगर फोर्स इधर को एक्ट कर रही है, इसके दो कंपोनेंट हो गए इस पॉइंट पर है ना, ये कौन सा है रोलर, ये रोलर है आर को क्या देते हैं रोलर। तो सिंपल सी बात है सर, इसके दो कंपोनेंट हो गए, इस तरफ कौन सा होगा एफ कोस 30 डिग्री होगा, और नीचे की तरफ चलो इसको आर इधर लिख लेते हैं, नीचे की तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट होगा
एफ साइन क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपके दो कंपोनेंट हो गए। मेरे को पता है कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है वो दो डायरेक्शन में काम करती है। एक्स डायरेक्शन में उसका कितनी वैल्यू होती है इतनी, वाई डायरेक्शन में उसकी इतनी वैल्यू होती है। अब इसको हमने तोड़ लिया इन दो कंपोनेंट में, इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद सर और कौन सी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, रोलर के ऊपर, तो मेरे को पता है कि सर रोलर के ऊपर नीचे की फोर्स लगती है mg, तो इसका मतलब एक फोर्स नीचे की लग रही है, mg फोर्स क्या लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो मेरे को पता है कि अगर रोलर मान लो किसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है ना, मान लो इसके कांटेक्ट में है, तो मेरे को पता है कि ये वाला हमेशा इसके ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, कांटेक्ट फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये किधर की तरफ क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एन कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, इसके ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो एक्चुअल में मैंने आपको पीछे समझाया था कि भाई एक्शन रिएक्शन मतलब जब कांटेक्ट फोर्स होती है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो ये बॉडी पर मान लो ये सरफेस, इस पर एन फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, तो सिंपल सी बात है ये भी नीचे की तरफ हमेशा कौन सी फोर्स लगाएगा, एन क्या लगाएगा, फोर्स। तो मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम में समझाया कि भाई एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर एफ एन ऊपर की तरफ लग रही है तो एन नीचे की तरफ ही लगेगी। बट मैंने आपको एफबीडी में अभी बताया कि हमने कौन सी फोर्सेस लेनी होती हैं जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। तो आपको कहोगे कि सर ये वाली फोर्स भी तो नीचे को एक्ट कर रही है, तो ये किस मतलब एक्ट तो कर रही है, ये ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है। तो आपका आंसर होगा सर ऑब्जेक्ट पे थोड़ा एक्ट कर रही है, ये तो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो रोलर है ये नीचे की तरफ इतनी फोर्स लगा रहा है। तो अगर आपने एफबीडी को अच्छी तरह से पढ़ा हो लाइनों को, मैंने कहा था कि भाई आपने कौन सी फोर्सेस लेनी है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। तो सर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तो नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा है, तो ये दो फोर्स के कंपोनेंट हो गए, ये वाले दो कंपोनेंट हो गए। उसके बाद और कौन सा, तो उसके बाद सर मेरे को पता है कि भाई एक ये नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रहा है, तो ये एक्चुअल में इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो हमने कौन सी फोर्सेस लेनी होती है जो इसके ऊपर क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। तो इसको भूल जाओ, इसके ऊपर कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं, एक mg नीचे की तरफ, एक n ऊपर की तरफ, बाकी ये दो कंपोनेंट हो गए। तो सर ये फोर्स का काम तो खत्म हो गया क्योंकि फोर्स को आपने दो पार्ट में तोड़ लिया। ठीक है, तो इसका काम भी खत्म हो गया। तो देखो ध्यान से, मान लो ये रोलर है, ये रोलर पर ये फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्या पूछा है, n की वैल्यू पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन है ना, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो n किसके बराबर है, यहां से देखो कि भाई mg प्लस क्या है, f sin 30 डिग्री के क्या है, बराबर है। तो सिंपल सी बात है सर, n mg, m मतलब मास, तो मास कितना दिया सर इसका 70, तो 70 इंटू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी 10 हो गई, f sin 30। तो सर f की वैल्यू दी है, तो देखो f की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में 200 और साथ में sin 30, तो sin 30 कितना होता है सर 1/2, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 100, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 700 प्लस क्या हो गया 100, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया 800 हो गया। ठीक है, तो 800 न्यूटन फोर्स क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी, जो रोलर किसके ऊपर लगा रहा होगा, सॉरी ये सरफेस किसके ऊपर लगा रहा होगा, रोलर के ऊपर लगा रहा होगा। तो आपका आंसर होगा सर अगर सरफेस रोलर के ऊपर 700 न्यूटन फोर्स 800 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा तो रोलर भी तो सरफेस के ऊपर उतनी ही लगा रहा होगा। तो ये तो आपने न्यूटन थर्ड लॉ समझाया था। तो हाँ मैं ये भी बात सही है कि अगर मान लो सरफेस इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, 800 न्यूटन लगाएगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये इसके ऊपर भी कितनी फोर्स लगाएगा, 800 न्यूटन ही लगाएगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो वो तो समझ आ ही रहा है कि ये जो सरफेस है ऊपर की तरफ n लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ये इसके नीचे की तरफ n लगा रहा है ना, नीचे की तरफ n लगा रहा है, वो भी कितनी लगा रहा है, यही लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी समझ आ गई, ये भी क्वेश्चन मेरे को क्या आ गया, समझ आ गया कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। ठीक है, तो ये बात समझ रखनी है, ये ध्यान रखना है कि जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे, कांटेक्ट में हमेशा पहला सरफेस दूसरे सरफेस पर भी फोर्स लगाता है और दूसरा सरफेस पहले सरफेस पर भी फोर्स लगाता है। इसे ही हम न्यूटन्स क्या कहते हैं, थर्ड लॉ कहते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। एक बॉडी अगर दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी पहले पर उतनी ही क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। तो एफबीडी जब बनानी है, एफबीडी में हमने कौन सी फोर्स लेनी होती है, जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही है, लग रही है। जो ऑब्जेक्ट ने किसी और पर लगाई वो वाली फोर्स नहीं लेनी होती एफबीडी में। एफबीडी में कौन सी फोर्स लेनी होती है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, मतलब उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही है वो जो ऑब्जेक्ट ने किसी और पर लगाई वो वाली फोर्स कंसीडर नहीं
नहीं करनी होती। ठीक है, तो ये दिमाग में बिठा लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एफबीडी में कौन सी फोर्सेज लेनी है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। जो ऑब्जेक्ट किसी और पर लगा रहा है वो वाली फोर्स नहीं लेनी होती, हमने सिर्फ वो वाली फोर्स लेनी होती है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आया होगा। तो चलो एक क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन वाला ले लेते हैं, तो ये भी क्वेश्चन लेते हैं, जहां से भी आपको बातें कुछ क्लियर होंगी कि भाई कैसे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आपको पुल्ली दी है, तो यहाँ पे एक मास लटका दिया जिसका कितने किलोग्राम का मास है, मान लो ये मास है 5 किलोग्राम का क्या है मास। ठीक है, तो मान लो 5 किलोग्राम का मास है, तो यहाँ से एक पुल्ली लटका दी ऐसे। ठीक है, तो एक नीचे की तरफ पुल्ली लटका दी, उसका मास आपको कितना दिया है, 3 किलोग्राम का दिया है मास दिया है। तो ये एंगल आपको दिया है मान लो थीटा। तो आपको क्या क्या पूछा है, मान लो ये इक्विलिब्रियम है ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आपको पूछा है कि भाई फाइंड थीटा, मान लो थीटा पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, एन पूछा है, और उसके बाद और क्या पूछ सकता है आपको, थीटा एन पूछ सकता है और टेंशनल फोर्स पूछ सकता है। तो ठीक है, जो मान लो मान लो आपको वैल्यूज पूछी है, थीटा निकाल के बताओ, एन निकाल के बताओ और टेंशनल फोर्स निकाल के बताओ स्ट्रिंग में कितनी है। तो सबसे पहले सर मेरे को पता है कि भाई इसकी एफबीडी बनाते हैं, इसके अगर बनाएंगे तो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने वैसे तो पहले भी आपको समझाया बहुत बार, एक बार फिर से बात समझानी पड़ेगी कि भाई एंगल कैसे निकालते हैं, कितना एंगल होगा, कैसे होगा, वो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो चलो इसकी एफबीडी बनाते हैं। अगर इसकी बनाए तो क्या, मेरे को पता है सर ये मास है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, ऊपर की तरफ हमेशा है ना, यहां से बैठ के देखेंगे तो टेंशनल फोर्स इधर को होगी, तो ऊपर की तरफ क्या होगी, टेंशनल फोर्स। तो दो ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसके ऊपर, दो ही कर रही हैं सर, एक नीचे की तरफ mg, एक ऊपर की तरफ t। तो यहाँ पे लिख लो t इज इक्वल टू क्या होएगा, mg होएगा। तो टेंशनल फोर्स m कितना दिया सर, मास कितना 3 किलोग्राम, तो g कितना सर 10, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। तो ये पहले टेंशनल फोर्स की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर आओ, ये टेंशनल फोर्स है। अब मैं आपको पूछूं कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर बैठे हो ना, इस ऑब्जेक्ट पर बैठे हो, तो इस ऑब्जेक्ट की टेंशनल फोर्स किधर होगी, इस तरफ होगी, तो कितनी होगी, इससे अलग होगी। तो आपका आंसर होगा सर टेंशनल फोर्स तो सेम होती है। अगर आप मासलेस स्ट्रिंग लेते हो, मासलेस स्ट्रिंग में मान लो टेंशनल हर एक जगह पर क्या होती है, सेम होती है। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग एक ही है, देखो एक ही स्ट्रिंग है, पुल्ली, ये पुल्ली भी आपकी क्या है, मासलेस। क्वेश्चन में हमेशा अगर नहीं गिवन हो ये सभी कुछ क्या होता है, मासलेस। तो सिंपल सी बात है सर, टेंशनल फोर्स मान लो स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो सभी जगह पर टेंशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर यहाँ पर मान लो टेंशनल फोर्स टी है तो यहाँ पर भी टेंशनल फोर्स क्या होगी, टी। तो टी की वैल्यू तो आपने निकाल ली, तो टेंशनल फोर्स तो आपको पता चल गया, पुल्ली भी आपकी क्या है, मासलेस है। अब उसके बाद बात आती है इसका सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले तो ये समझ लेते हैं, मान लो इसको पॉइंट मास मानते हैं। मेरे को पता है सर ये पॉइंट मास हो गया, 5 mg को मैं पॉइंट मास मान रहा हूं, इस पर फोर्सेस की वैल्यू निकाल रहा हूं कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेगी। तो मेरे को पता है सर हमेशा ये वाला सरफेस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, एन कहते हैं। कई बुक में आर भी लिखा जाता है, ठीक है, तो मैं एन लिख रहा हूं, एन नॉर्मल रिएक्शन होगी। उसके बाद मेरे को पता है कि भाई वेट हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है mg, तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये इधर एक्ट करेगा। तो ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो अगर यहाँ पर थीटा है तो ये कौन सा एंगल है, तो ये सर 90 डिग्री है। तो मैं पूछूं कि भाई ये कौन सा एंगल होगा, तो आपका आंसर होगा सर ये 90, ये थीटा। तो सिंपल सी बात है सर, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों का सम 180 है ना, तीन ट्रायंगल के सम 180 डिग्री, 90 प्लस क्या होगा, 90 प्लस थीटा प्लस क्या होगा, ये वाला एंगल, अगर इसे अल्फा कहें तो फिर प्लस अल्फा होगा। तो फिर अल्फा को इधर ही रखें, ये इसमें से गया सर 180 में से 90 गया, कितना बचा 90 में से थीटा गया, इसका मतलब 90 माइनस क्या होगा, थीटा। तो सर अल्फा की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, 90 माइनस क्या होगी, थीटा होगी। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये बात तो आपको समझ आई होगी। अब आपको समझ आ रहा है कि भाई एक्चुअल में ये इधर को जा रहा, ये इधर को जा रहा, तो ये बैलेंस कर रहा है, क्योंकि सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सभी फोर्सेस एक दूसरे को क्या करें, बैलेंस करें। बैलेंस मतलब वाई डायरेक्शन में वाई को फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको बैलेंस करती हो, और मतलब एक्स डायरेक्शन की फोर्स, मतलब एक डायरेक्शन की फोर्स दूसरी डायरेक्शन को बैलेंस करती हो, जेड डायरेक्शन की एक डायरेक्शन की फोर्स दूसरी फोर्स को क्या करती हो, बैलेंस मतलब बराबर होती हो। तो सिंपल सी बात है सर, ये वाली फोर्स इधर लग रही है तो इसके ऑपोजिट तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो ध्यान से देखो इसके ऑपोजिट फोर्स बनानी पड़ेगी। मेरे को पता है कि भाई इसके ऑपोजिट कुछ ना कोई फोर्स तो होगी, क्योंकि मेरे को पता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर इस डायरेक्शन में जो जितनी भी फोर्स होगी, मतलब एन फोर्स है, एन के बराबर उसकी उल्टी डायरेक्शन में भी कोई ना कोई फोर्स होगी जो उसको क्या करती होगी, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या
होगा बराबर। तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। ये बात तो आपको समझ आएगी, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर होनी चाहिए। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मेरे को पता है सर ये 90 माइनस क्या है थीटा, तो अब ये एंगल भी निकालना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा ये इस तरफ कौन सी फोर्स है। तो ध्यान से देखो कि अगर ये 90 माइनस थीटा है तो एक्चुअल में ये क्या है, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आपका आंसर होगा, ध्यान से देखो ये एंगल कितना है, पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। ये पूरा कितना है, पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो सर मान लो अगर, है ना, अगर पूरा एंगल 90 डिग्री है, अगर आपके पास 500 रुपए हो, आप उसमें से 300 खर्च लो तो कितने बचे, तो आपका आंसर होगा सर 500 में से 3 से खर्चे 200 ही बचे। आप टोटल में से जितने खर्च देते हो वो माइनस कर देते हैं। टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कितना खत्म हो गया, 90 माइनस थीटा खत्म हो गया, तो ये कितना होगा, तो सर इन दोनों की माइनस ही तो होगा। टोटल कितना है 90 डिग्री, उसमें से कौन सा माइनस करना है, जो चला गया तो कौन सा चला गया, 90 माइनस थीटा चला गया, तो 90 माइनस जब साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कटा, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो एक्चुअल में ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कितना बन रहा है, थीटा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो सर मेरे को बात समझ आ गई कि भाई अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा बन रहा होगा, तो अब बात क्लियर हो गई कि आपको समझ आ गया होगा कि mg एक्चुअल में इधर एक्ट कर रहा है, तो mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। क्योंकि मेरे को पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इस डायरेक्शन की फोर्स को हमेशा कोई ना कोई क्या करता है, बैलेंस करता है। ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो सिंपल सी बात है, तभी इक्विलिब्रियम होगा। तो बात मेरे को समझ आ गई। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये एंगल थीटा होगा। अब आप बना लो यहाँ पर, मान लो चलो इसको इधर ही बना लेते हैं कि भाई कैसे, है ना, मान लो इसको इधर ही बना लेते हैं डायग्राम ड्रॉ करके। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सर ये एंगल मेरे को समझ आ गया कि भाई क्या होंगे, इसको छोड़ दो, अब ये एंगल क्या होंगे, ठीक है। तो ये एंगल आपको समझ आ गया कि भाई ये एंगल थीटा है। अगर ये थीटा होगा तो इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, mj cos क्या होगा, थीटा होगा। तो इसके परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, mj sin थीटा क्या होगा, कंपोनेंट होगा। तो ध्यान से देखो कि भाई कौन कौन सा, इसको सीधा करके बनाए इस पार्टिकल को। तो एक इस तरफ लग रहा है ना, इस तरफ मान लो इसको मैंने सीधा कर दिया, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। इस तरफ कौन सा लग रहा है, इस तरफ कौन सा लग रहा है, तो आपका आंसर होगा सर कौन सा, mg है ना, इस तरफ, सॉरी इस तरफ कौन सा लग रहा है, इसके ऑपोजिट कौन सा लग रहा है, तो आपका आंसर होगा सर mg cos थीटा लग रहा है। तो इस तरफ कुछ लग रहा है। तो ध्यान से देखो कि भाई जो ये वाला है एक्चुअल में मैंने क्या बनाया, इसको ही तो रिजॉल्व किया है। इस तरफ मतलब इस तरफ क्या था, mg था, तो ये यहाँ पर इसका क्या आया, mg cos थीटा आया। तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आया, mg sin थीटा आया। तो देखो mg sin थीटा के ऑपोजिट क्या है, टेंशनल फोर्स भी तो है। तो सिंपल सी बात है सर, इधर को कौन सी फोर्स होगी, टेंशनल फोर्स होगी। तो ध्यान से देखो यहाँ भी समझ आ रहा है ये, तो इसके ऑपोजिट क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस मास के इधर कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ क्या है, mg cos थीटा है ना, mg cos थीटा है, mg cos थीटा। और इस तरफ क्या है, टेंशनल फोर्स, इस तरफ क्या है, mg sin थीटा है, ठीक है। तो बात मेरे को समझ आ गई सर कि कैसे ये एक्चुअल में क्या हुई, एक दूसरे को बैलेंस किए। अब इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि पार्टिकल ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब इस पर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो सर मेरे को समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। मेरे को पता है कि सर n किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होगा, तो cos थीटा। तो उसके बाद सर ये इसके बराबर होगा। टेंशनल फोर्स किसके बराबर, mg sin थीटा के क्या होगा, बराबर। तो टेंशनल फोर्स तो निकाल ली सर, 90 डिग्री 30 डिग्री हो गई। तो mg, m मतलब इसका मास। तो सर इसका मास कितना है, 5। तो 5 गुना कितना हो गया, 10। साइन कितना आ गया, थीटा। तो साइन थीटा देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, 50। नीचे चला गया 30 बटे कितना हो गया, 50। तो ये इससे कट गया, देखो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो सर ये कितना बना, आपको पता ही है ना, साइन थीटा 3/5 कहां पर होता है सर, 37 डिग्री वाली ट्रायंगल है, ये 37 डिग्री वाली ट्रायंगल ही है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 37 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकल गई। तो ट्रायंगल बना लो कि भाई ये यहाँ पर क्या होगा, 3, ये 37 हो गया, ये आपका 5 होता है, ये आपका क्या होता है, 4 होता है। तो सर 3/5 37 डिग्री, थीटा की वैल्यू निकल गई, थीटा भी निकल गया, टेंशनल फोर्स भी निकल गई। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से निकाल तो सकते हैं। तो सर n इज इक्वल टू mg, मैम का मतलब मास, इसका मास कितना है सर 5
इंटू कितना हो गया 10 इंटू cos थीटा, तो cos 37 डिग्री, तो cos 37 कितना होता है सर, cos 37 वहां पे देखो ट्रायंगल में बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 बटे क्या हो गया 5, ये इससे कटा, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी 40 न्यूटन आपकी क्या होगी नॉर्मल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई, ये टेंशनल फोर्स की वैल्यू आ गई, ये थीटा की क्या आ गई वैल्यू आ गई कि भाई कितना एंगल है, ये सभी चीजें क्या है सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन को क्या करना होता है सॉल्व करना होता है। ये भी बात आपको समझ आई होगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है डील करना होता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर वहां से और चीजें क्लियर होंगी कि कैसे उस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे डील करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आ गई है कि भाई कैसे इनके साथ डील करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, चलो यहां पर बना लेते हैं। मान लो ये है ना, मान लो 3 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स हो गया आपका सी, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है बी, इसके ऊपर एक और बॉक्स रखा है ए। तो फाइंड, मान लो क्वेश्चन आया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो फाइंड क्या होगा, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन ए बी एंड सी। मान लो ए बी सी में कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू निकाल के बताओ कि कितनी कॉन्टैक्ट क्या होंगी फोर्स होंगी। तो सर ए बी सी में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है, तो अगर कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है तो यहां से निकाल ही सकते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन ही तो होती है। जब मान लो इसमें बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स तो हम मान ही नहीं रहे हैं ना, मान लो जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें फ्रिक्शनल फोर्स हम मान नहीं रहे। कॉन्टैक्ट फोर्स 2 टाइप की होती है, एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हम लेट ही नहीं कर रहे, अभी हमने पढ़ा ही नहीं फ्रिक्शनल फोर्स बारे, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि ये सरफेस जो है ना, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, अगर कोई सरफेस के ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया तो सरफेस हमने मान के चला है कि भाई सरफेस क्या है स्मूथ है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है 0 है। मान के चल रहा हूं मैं फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, तो एक्चुअल में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी रह गई सर, 2 ही कॉन्टैक्ट फोर्स होती थी, आपने पीछे पढ़ाया था, एक फ्रिक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब एक्चुअल में वो कौन सी फोर्स पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। अब मान लो एफबीडी बनाते हैं, तो मेरे को पता है सर ब्लॉक ए है ना, ब्लॉक ए लेते हैं, तो ब्लॉक ए पर कौन कौन सी फोर्स, एक तो चलो पॉइंट मास लेते हैं पहले ब्लॉक ए को, ए मान ले लिया, ए के नीचे की तरफ हमेशा कौन सी एक्ट करती है, एमजी एक्ट करती है। तो मेरे को पता है कि सर ये वाला ब्लॉक है ना, मान लो ये सरफेस इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसे मान लो हम N1 कह देते हैं। तो मेरे को पता है कि ये वाला ब्लॉक है ना, ये वाला सरफेस इसको N1 ऊपर की तरफ लगाएगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ मान लो ये इसको नीचे की तरफ भी तो उतनी ही फोर्स लगाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे N2 कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी भी पीछे भी आपको क्वेश्चन में समझाया है कि एक्चुअल में जब भी एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी में हमने कौन सी फोर्स लेनी होती है, जो उस ब्लॉक के ऊपर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो उस ब्लॉक के ऊपर कौन सी एक्ट कर रही है, ए पर कौन कौन सी एक्ट कर रही है, एक तो सर N1 एक्ट कर रही है, जो ये वाला सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है, ऊपर की तरफ N1 होगी, एक नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है mg, ये वाला जो ये भी N1 ही होगा ना, ये अगर N1 ये लगा रहा है, ये भी N1 ही होगा, क्योंकि हमेशा एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। जितनी फोर्स ये वाला सरफेस इस पर लगाएगा उतनी ही फोर्स ये वाला इस पर लगाएगा, बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। बट हमने एफबीडी में कौन सी फोर्सेस लेनी होती है, जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रही है। तो सर ब्लॉक के ऊपर एक ऊपर लग रही है N1, एक नीचे ग्रेविटी लगा रही है इस पर mg। तो एक्चुअल में ये वाली जो फोर्स है ये इसके ऊपर लगा रहा है, मतलब ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है, ना कि वो इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो एफबीडी में हमेशा कौन सी फोर्स लेनी होती है, जो उसके मतलब जो भी ब्लॉक हम कंसीडर कर रहे हैं, जो भी मास हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो एफबीडी में क्या करनी होती है, कंसीडर। तो सर 2 ही कर रही है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो मेरे को पता है सर N1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, है ना, N1 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, mg के क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी कि भाई मतलब ए ब्लॉक पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी ये। तो सिंपल सी बात है सर, ए मान लो N1 की वैल्यू जो ये वाला सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा mg के बराबर, एक्चुअल में ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो भी क्या होगी, सेम टू सेम mg ही होगी। ठीक है, तो चलो अब बी का बनाते हैं। अब बी पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है सर, एक ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगाती है, तो वो तो हमें पता ही है कि mg नीचे की तरफ लगेगा। मान लो इसका मास मान लो M1 कह देते हैं ना, इसको M1 कह देते हैं, इसका मास मान लो M1 कह देते हैं, इसको M2 मतलब डिफिकल्टी ना हो इसको M3 कह देते हैं। तो सिंपल सी बात है सर M1g लिख देते हैं इसको, है ना, पहले का मास M1g आ गया। अब इसका मास क्या होगा, M2g है ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ M2g, एक ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, एक इसके ऊपर ये भी तो फोर्स लग रही है N1, देखो ध्यान से, तो N1 भी किस तरफ लग रही है सर, नीचे की तरफ। N1 भी जो ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा है, N1 नीचे की तरफ। तो तीसरी फोर्स कौन सी लग रही होगी सर, ये वाले मान लो सरफेस
इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा जिसे हम क्या कहेंगे, N2 कहेंगे, मतलब नॉर्मल रिएक्शन 2। तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा N2, तो सिंपल सी बात है अगर ये N2 इसके ऊपर लगाएगा तो ये भी इसके ऊपर N2 ही लगाएगा, तो सिंपल सी बात है एक N2 ये, तो ये फोर्स मतलब जो इसके ऊपर लग रही है, तो इसके ऊपर कौन सी लग रही है, ये वाली फोर्स, ये वाला सरफेस इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहा है, N2 लगा रहा है। तो सर आप कहोगे कि ये वाली फोर्स भी तो है, तो ये इसके ऊपर नहीं लग रही, बी के ऊपर नहीं लग रही, ये बी किसके ऊपर लगा रहा है, सी के ऊपर। तो एफबीडी में कौन सी फोर्सेस लेनी होती है, जो बी के ऊपर लग रही है, तो बी के ऊपर यही लग रही है, एक ग्रेविटी लगा रही है ये, एक मान लो ये वाला सरफेस इसके ऊपर लगा रहा था N1, एक मान लो ये सरफेस इसके ऊपर की तरफ लगा रहा था N2, तो यही तीनों फोर्स एक्ट कर रही हैं। तो सिंपल सी बात है ये बी का एफबीडी है, तो सर मेरे को पता है कि भाई बी का एफबीडी है, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर होगी, तो N2 किसके बराबर, N1 प्लस क्या होगा M2G। तो सर N1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, M1 प्लस क्या है G, तो प्लस क्या हो गया M2G हो गया, तो N2 किसके बराबर आ गया, G कॉमन निकाल दो, M1 प्लस M2 साथ में क्या आ गया, G आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, तीसरा आ गया, M2 की वैल्यू आ गई। अब तीसरे ब्लॉक की बात करते हैं, सी ब्लॉक की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सी ब्लॉक पे देखते हैं कि भाई कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो यहाँ पे सी बना देते हैं, ये सी है, इसका मास M3 है, तो सबसे पहले तो नीचे की तरफ सर क्या लगती है, ग्रेविटी लगती है, तो M3G क्या लग रही होगी, ग्रेविटी। उसके बाद ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, उसे N3 कह देते हैं, तो ये उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है जिसे हम N3 कह देते हैं। उसके बाद ध्यान से देखो सी पर एक और फोर्स एक्ट कर रही, कौन सी, ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा था जिसे हम क्या कहते हैं, N3 कहते हैं, N2 कह रहे हैं, तो इसका मतलब नीचे की तरफ एक और ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक है ना, इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ एक और फोर्स लगा रहा जिसे हम क्या कहते हैं, N2 कहते हैं, तो ये N2 हो गया। उसके बाद सर N3 हो गया, तो मेरे को पता कि अगर ये N3 है ना, ये सरफेस इसके ऊपर की फोर्स लगा रहा होगा, तो ये नीचे की तरफ भी कितनी लगा रहा होगा, N3। तो बट एक्चुअल में ये वाली फोर्स कौन सी है, ये सी ने किसके ऊपर लगाई, ग्राउंड के ऊपर लगाई, बट हमने एफबीडी में कौन सी फोर्सेस लेनी है, जो सी के ऊपर लग रही है। तो सी के ऊपर इस सरफेस ने लगाई N3, ऊपर की तरफ वेट लगा नीचे की तरफ M3G, तो एक इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई जिसका नाम क्या है, N2। तो यही फोर्सेस लगी, तो यहाँ पे लिख लो जल्दी जल्दी, ऊपर की फोर्स कौन सी है सर, N3, नीचे की फोर्सेस कौन है, ये है, तो इसका मतलब N2 प्लस क्या हो गया, M3 क्या हो गया, G। तो सर N3 किसके बराबर हो गया, N2 की वैल्यू, देखो ये N2 की वैल्यू है, ये भरो है ना, ये वैल्यू भी भर सकते हैं सर, M1G प्लस क्या हो गया, M2G प्लस क्या हो गया, M3G हो गया, तो N3 की वैल्यू कॉमन निकाल लो, M1 प्लस क्या हो गया, M2 प्लस क्या हो गया, M3 साथ में क्या आ गया, G। तो ये आपकी क्या आ गई, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो किसने लगाई, जो सरफेस ने लगाई, तो इस सरफेस ने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, ये फोर्स लगाई। तो आपको अगर ये पूछे कि इस ब्लॉक ने नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगाई, तो सेम टू सेम इतनी ही के लगाई, फोर्स लगाई, ग्राउंड के ऊपर इतनी ही फोर्स लगाई, और इस ग्राउंड ने इस ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्स लगाई, यही क्या लगाई, फोर्स लगाई। तो ये एक्चुअल में सभी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स ही पूछा था, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स होती तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, फिर फ्रिक्शन को भी निकालना पड़ता, बट अभी फ्रिक्शन की बात हम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स एक ही एक्ट कर रही है जिसका नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसी के साथ मान लो ये बातें आपको समझ आई होगी, तो इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और आप खुद क्वेश्चन को ट्राई करना, मतलब और क्वेश्चन को ट्राई करना, अब आप इजीली इन क्वेश्चन को क्या कर सकोगे, सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।